students, I am Dr. Swati Vats from Department of Chemistry, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत की थी। थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में अब तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए होती है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका देख चुके हैं कि किसी भी रिएक्टेंट के टर्म में प्लस dA/dt और किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में माइनस dP/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है अगर कोई जनरल रिएक्शन A to P हम कंसिडर करें। रेट लॉ के लिए भी हमने देखा था, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की कोई पावर n, फॉर सपोज यहाँ Na है तो रेट इक्वल टू KA की पावर n। ये n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो ये रेट लॉ का लिखने का तरीका था। यहाँ K आपका रेट कांस्टेंट होता है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। दोनों के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। किसी भी रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर है उसके सम को हम ऑर्डर कहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ये हमारा अब तक छोटा सा जिस्ट था लेक्चर 1 के लिए। आज लेक्चर 2 में हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आपने अपनी 11th और 12th और बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम डिराइव भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन फॉर लेक्चर 2। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स या गलत होना। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में एक्चुअल में क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर इज नॉट द एक्चुअल, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट से निकलता है और जो रेट लॉ में आप थ्योरेटिकली बना रहे हैं ऑर्डर को, वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। कोई भी आपने शुगर ली है, फॉर सपोज आप यहाँ पे सुक्रोज दे रहे हैं C12H22O11, देन ये आपका हाइड्रोलिसिस में जाएगी H2O टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, C6H12O6 के दोनों पार्ट देगी, C6H12O6, C6H12O6, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। ये जो शुगर है इसकी कंसेंट्रेशन, अगर आप इसका रेट लॉ निकालेंगे, इसको मैं A मान लूं और इसको मैं B मान लूं, इसका रेट लॉ निकालेंगे तो देखिए रेट लॉ क्या बनेगा, R इज इक्वल टू K A और B की पावर 1, यानी कि A शुगर 1 और वाटर 1। बट वाटर यहाँ पे क्या है, एक्सेस में है। आपको कभी भी चीनी पानी में घोलनी है तो आप पानी एक्सेस में ले सकते हैं, और अगर किसी भी कंपाउंड या किसी भी जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है तो उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। जो उसकी कंसेंट्रेशन है वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है। जब कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है तो उस पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो इसका मतलब जो फाइनल रेट लॉ बनता है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करने लगता है। अब अगर आप देखें यहाँ का ऑर्डर क्या है 2, बट जो कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखने के बाद ऑर्डर आया है वो 1, तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वन। दिस इज नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जनरल टर्म में बात करूं, अ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, द ऑर्डर बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वन। दीज रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए, A और B का प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, K A की पावर 1 B की पावर 1। ऑर्डर क्या हम सपोज करेंगे, ऑर्डर 2। अगर इस हिसाब से देखें तो इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर B हमारा एक्सेस में है तो उसकी कंसेंट्रेशन हो जाती है कांस्टेंट, देन जो रेट है, रेट लॉ है, वो बन जाता है K डैश क्यों लगाया है, K डैश इसलिए लगाया है क्योंकि अब रेट कांस्टेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो A की पावर 1, यहाँ का ऑर्डर हो गया 1। So the experimental order is not the actual one, is referred as pseudo order reaction. First example of pseudo order reaction is hydrolysis of ester. हमने इथाइल मिथाइल एस्टर लिया है CH3COO C2H5 plus water,
give acetic acid and alcohol. This should be OH, C2H5OH. Here the rate है that will become, rate will become K CH3CO C2H5 concentration and water concentration, but हम यहाँ पे water excess में ले रहे हैं. When water concentration of water is in excess, the rate becomes K dash only dependent on CH3COO C2H5. From this rate, this reaction should be second order, but actual में ये क्या है आपकी experimentally देखा गया, this is a first order reaction. The rate only dependent on single reactant, that is your ester. Second example is hydrolysis of sucrose. Here sucrose plus water gives glucose and fructose. It is general reaction जो आप अपने घर में भी चीनी घोल के करते हैं, glucose and fructose. R will be K C12H22O11 H2O. दो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, बट हमको पता है कि वाटर यहाँ पे क्या है, एक्सेस में है, so then it becomes constant and it can be eliminated from the rate law equation. When H2 is in excess, rate becomes K dash C12H22O11. This is similar reaction या similar example, just like hydrolysis of ester. यहाँ पे ये second order reaction show कर रहा है, but actual में ये क्या है आपका first order reaction है. तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि pseudo order reactions क्या होती हैं, जो actual reactant पे डिपेंड करना होता है, और अगर वो एक्सेस में हो सेकंड रिएक्टेंट या फर्स्ट रिएक्टेंट भी एक्सेस में हो तो दैट विल बिकम डिफरेंट. तो आपका एक्चुअल जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो स्यूडो की जो एक्चुअल रिएक्शन का ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल अलग होता है और एक्चुअल अलग होता है. ऐसी डिफरेंट ऑर्डर शो करने वाली रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं. आफ्टर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस क्लास का जीरो ऑर्डर रिएक्शंस और उसके इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ का डेरिवेशन. पहले हम छोटा सा एक देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर का मतलब है जब हम कंसेंट्रेशन के ऊपर जो पावर n लिखते हैं उस n की वैल्यू जीरो कब होगी. इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि उस जो रिएक्शन चल रही है उसमें जो रेट है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, यानी कि n की वैल्यू जीरो होती है. अब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे और डेरिवेशन देखेंगे. A to P, यानी कि हमारे जो रिएक्शंस है वो है रिएक्टेंट A will form प्रोडक्ट P when time is equals to 0. जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यानी कि T is equals to 0, इसकी कंसेंट्रेशन है A और P की कंसेंट्रेशन है 0. ये तो नॉर्मल सी बात है कि रिएक्टेंट आप सबसे पहले रखेंगे रिएक्शन के लिए तो उसकी कोई कंसेंट्रेशन होगी जब टाइम 0 होगा और P की कंसेंट्रेशन है 0. आफ्टर टाइम T फॉर सपोज 10 मिनट्स बाद 20 मिनट्स बाद कुछ टाइम जब हमने दिया तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा. तो अगर प्रोडक्ट हमारा X हो गया है, उसकी कंसेंट्रेशन X हो गई है, तो हमारा रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी A माइनस एक्स. इसको समझने के लिए देखिए, जब टाइम 0 था सोचिए हमने 10 ग्राम A रखा है और P हमारा भी 0 है. टाइम T के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद A 5 ग्राम बन गया है, A 5 ग्राम बन गया है तो B कितना, A कितना बचेगा. ये आप जनरल समझ सकते हैं कि 10 ग्राम से स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद 5 ग्राम उसमें से चला गया तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 बचा. ये आपने कैसे निकाला है, A यहाँ पे 10 है, X यहाँ पे 5 है, तो इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, A माइनस एक्स. ये देखिए A माइनस एक्स. दिस इज योर वे टू पुट द कंसेंट्रेशन ओवर अ रिएक्शन. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, माइनस डीए बाई डी टी हो जाएगा और प्लस के डीपी बाई डी टी हो जाएगा. दोनों तरीके से लिख सकते हैं. और रेट लॉ क्या बनेगा, हमको पता है कि n की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है. रेट लॉ बनेगा K कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0. किसी टाइम t के बाद कैसे लिख सकती हूँ, हम डीपी बाई डी टी को dx बाई डी टी लिख सकते हैं. जनरल सी चीज है, डीपी हमारा क्या है, किसी टाइम t के बाद x है तो dx बाई डी टी और K यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन देखिए आप, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी R है, R इक्वल टू
और ये भी R है, तो दोनों R को इक्वल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, dx by dt इज इक्वल टू k। a क्या है, a माइनस एक्स की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 0, किसी भी चीज की अगर किसी भी यूनिट की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। इट्स अ जनरल मैथ्स। तो दिस इक्वेशन बिकम्स dx by dt इक्वल टू k। इक्वेशन 3 हमारी थी dx by dt इज इक्वल टू k0, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने चेंज किया, dx इज इक्वल टू k0 dt। इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद 0 to x रहेगी हमारी इनिशियल और फाइनल फॉर x, एंड t रहेगा 0 to t। द कंप्लीट इंटीग्रेशन फॉल्स इनटू अ रिएक्शन इक्वेशन x इज इक्वल टू k0 t। यहाँ 0 का मतलब है किसी भी अगर रेट कांस्टेंट के नीचे 0 लगाओ तो दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। k है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर, k2 भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई करने के लिए k0 लगा रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो कंप्लीट इक्वेशन फॉल्स इनटू x इज इक्वल टू k0 t और k0 इज इक्वल टू x by t। दिस इज योर इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अ 0 ऑर्डर of rate law for 0 order reaction। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको आए क्वेश्चन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, आप एक कंप्लीट डेरिवेशन कर सकते हैं एंड द इक्वेशन बिकम्स k0 इज इक्वल्स टू x by t। 0 ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा समराइज करते हैं। हमने उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म देख ली है रेट लॉ की। पहली बात, इन 0 ऑर्डर रिएक्शंस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसी बेसिस पे हमने ये आपकी पूरी डेरिवेशन की थी, जिसका जो रेट लॉ इंटीग्रेटेड फॉर्म आई है वो आई है k इज इक्वल टू x by t। इसको अगर हम देखते हैं तो हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन या जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं। जो रेट कांस्टेंट है किसका, 0 ऑर्डर रिएक्शन का, वो रेट कांस्टेंट हमेशा इक्वल रहेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी। ये एक्चुअल में है क्या, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट ऑल कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग dx by dt लिखते हैं ना, चेंज इन प्रोडक्ट विद टाइम। तो उसी तरह जो 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट आता है वो हमेशा प्रोडक्ट बाय टाइम ही रहेगा। दिस इज अ कलेक्टिव स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट आपको 0 ऑर्डर के लिए हमेशा याद रखनी है। पहली बात, जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो दूसरी चीज आपको याद करनी है इंटीग्रेटेड फॉर्म के बाद, वो करनी है जो रेट कांस्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, इसको आप घर पे करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ 0 ऑर्डर इन ए कंसंट्रेशन। यहाँ पे ए जो है हमारा रिएक्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट है यानी कि k की वैल्यू आपकी दे रखी है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग, यानी कि वो आपसे टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन a लिया था और फिर वो a माइनस एक्स किया था, यहाँ पे x था, यहाँ पे 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे ये होता है तो t इज इक्वल टू t पे ये था जो आपने स्टार्टिंग में किया है। How long it will take the initial concentration of A to fall from इतने मोलर से इतने मोलर तक, यानी कि वो स्टार्ट A हुआ है, ये आपका X है। मैंने आपको कंप्लीट एक क्वेश्चन का तरीका बता दिया है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है। A माइनस एक्स के थ्रू निकाल लीजिए, x के थ्रू निकाल लीजिए, यानी वो कंसेंट्रेशन फॉल के थ्रू निकाल लीजिए, तो वो आप निकाल के देखिएगा। और इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर और सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर 3 में, ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह जैसे हमने ये इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाली है, ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफी वास्ट रिएक्शंस हैं, उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के साथ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।